नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो कल हमने बात की थी किसकी भाई। तो हमने पढ़ा था परागकण की संरचना। और परागकण की संरचना क्या होती है, कितने प्रकार से होती है, एक जैन और इंटाइन क्या है, इनके बारे में कल हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं नर कुंकुमोद्भिद का विकास। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट हिंदी में बोलते हैं नर कुंकुमोद्भिद का विकास। नर कुंकुमोद्भिद का विकास। तो नर कुंकुमोद्भिद के विकास के बारे में बात करते हैं तो किससे करते हैं, तो अंकुरित परागकण को ही क्या बोलते हैं, नर कुंकुमोद्भिद। अंकुरित परागकण को, अंकुरित परागकण को ही नर कुंकुमोद्भिद कहते हैं। नर कुंकुमोद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो किसने पूछा नर कुंकुमोद्भिद क्या है, तो अंकुरित परागकण को क्या बोलते हैं भाई, नर कुंकुमोद्भिद के नाम से जानते हैं। आगे है कि जो नर कुंकुमोद्भिद का जो विकास होता है वो मुख्य रूप से कितने भागों से होता है भाई, दो भागों से। जो नर कुंकुमोद्भिद का जो विकास होता है वो मुख्य रूप से दो भागों से होता है। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक पहला भाग होता है भाई परागण पूर्व और दूसरा होता है भाई परागण पश्चिम। परागण पश्चिम। तो सबसे पहले हमें पढ़ेंगे भाई परागण पूर्व क्या है। ठीक है, परागण पूर्व क्या है कि कोई भी केंद्रक है, कोई भी केंद्रक है, उस केंद्रक में क्या होता है भाई समसूत्र विभाजन। कोई भी केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्या होता है भाई समसूत्र विभाजन होता है। उस समसूत्र होने के विभाजन होने के कारण दो केंद्रकों का निर्माण होता है। दोनों जो केंद्रक होते हैं वो असमान आकार के होते हैं, जिसमें एक केंद्र तो आकार में बड़ा होता है और जो दूसरा केंद्रक होता है वो आकार में कैसा होता है, छोटा। तो देखो परागकण का जो केंद्रक है, परागकण का केंद्रक में, परागकण के केंद्रक में समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होने से दो असमान केंद्रक, दो असमान केंद्रकों का निर्माण होता है। दो असमान केंद्रकों का निर्माण होता है। दो असमान केंद्रकों का निर्माण होता है जिसमें बड़ा केंद्रक, जिसमें बड़ा केंद्रक काई केंद्रक, बड़ा केंद्रक काई केंद्रक तथा छोटा केंद्रक तथा छोटा केंद्रक जनन केंद्रक होता है। जनन केंद्रक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परागकण का केंद्रक है, उस केंद्रक में होता है समसूत्री विभाजन। उस समसूत्री विभाजन होने के कारण दो असमान केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसमें एक केंद्र तो आकार में क्या होता है बड़ा होता है, एक आकार में क्या होता है छोटा होता है। जो बड़ा केंद्रक होता है उसको तो किस नाम से जानते हैं भाई, किस नाम से जानते हैं, काय केंद्र के नाम से। और जो छोटा होता है उसको किस नाम से जानते हैं भाई, जनन केंद्र के नाम से उसको जानते हैं। फिर इसमें क्या होता है भाई, कोशिका भित्ति बन जाती है। ये जो दोनों केंद्र है उनमें क्या बन जाती है, कोशिका भित्ति। इसका निर्माण हो जाता है भाई, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसके बीच में, ये दोनों केंद्र है उन दोनों केंद्रों के बीच में कोशिका भित्ति बन जाती है। और कोशिका भित्ति बन जाने के कारण अब उसको किस नाम से जानते हैं भाई, कायी कोशिका के नाम से। और किस नाम से भाई, जन्म कोशिका के नाम से। कायी कोशिका और किस नाम से भाई, जन्म कोशिका। कायी कोशिका व जन्म कोशिका के रूप में जानते हैं, या कायी कोशिका और जन्म कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कायी कोशिका, कायी केंद्र का है, कौन भाई जन्म केंद्र का है, इन दोनों के मध्य कोशिका भित्ति बन जाती है। तो कोशिका भित्ति बन जाने के कारण इसमें दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो असमान कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, तो कायी कोशिका, एक होती है भाई जन्म कोशिका। जो कायी कोशिका होती है वो आकार में बड़ी होती है, और जो जन्म कोशिका होती है वो आकार में क्या होती है भाई, छोटी होती है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कौन सा था भाई भाग, परागण पूर्व। कौन सा भाग था, परागण पूर्व। अब बात करते हैं परागण पश्चिम। कौन सा भाग है, परागण पश्चिम।
परागण पथ से। तो परागण पथ से कौन सा भाग होता है, किसको बोलेंगे कि जो परागकण है, परागण के बाद, इसके बाद परागण के बाद, परागण के बाद परागकण, परागकण वर्तिकाग्र से, परागकण वर्तिकाग्र से पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ ग्रहण कर, पोषक पदार्थ ग्रहण कर फूल जाता है। पोषक पदार्थ है वो ग्रहण कर लेता है, वो ग्रहण करने के बाद क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, परागण के बाद परागकण, परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र से पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेता है और आगे जाकर क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। जिससे जो अंतःचोल होती है, अंतःचोल होती है वो किसी भी जनन छिद्र से निकल कर, अंतःचोल किसी भी, अंतःचोल किसी भी जनन छिद्र से निकलकर, जनन छिद्र से निकलकर परागनली का निर्माण करती है, निकलकर परागनली का निर्माण करती है, परागनली का निर्माण करती है, परागनली का निर्माण करती है। तो कल मैंने अंतःचोल बताया था, कौन सा भाग बताया था, ये जो कल हमने बात की थी, ये था भाई कौन सा, अंतःचोल था। अंतःचोल में जो जनन छिद्र दिख रहा है वो आगे जाकर किसका निर्माण कर रहे थे भाई, परागनली का। यानी कोई भी जनन छिद्र है वो आगे जाकर किसका भाई, परागनली का निर्माण कर रहे थे। तो ये क्या है कि अंतःचोल है वो किसी भी जनन छिद्र से निकलकर आगे जाकर किसका निर्माण कर लेते भाई, परागनली का निर्माण कर लेते हैं, पोलन ट्यूब का निर्माण कर लेती है। अब जो ये अंतःचोल वाला जो भाग है, जो परागनली का निर्माण हुआ, इसमें किस किसका भाई, एक तो काय कोशिका, एक किसका भाई, जनन कोशिका, जनन कोशिका, जनन कोशिका व काय कोशिका। ये जो परागनली होती है इसमें काय कोशिका होती है और कौन सी होती है भाई, जनन कोशिका। काय कोशिका होती है और कौन सी कोशिका होती है भाई, जनन कोशिका होती है। जो जनन कोशिका होती है उस जनन कोशिका में दो नर युग्म का निर्माण होता है, कितने का भाई, दो नर युग्म का निर्माण होता है। ठीक है, जनन कोशिका में दो नर युग्म का निर्माण होता है। लेकिन जो काय कोशिका है वो बाद में क्या हो जाती है भाई, नष्ट हो जाती है। जो काय कोशिका है वो बाद में क्या हो जाती है भाई, नष्ट हो जाती है। ये था भाई टॉपिक कौन सा, नर युग्मकोद्भिद का विकास। एक बार वापस बता रहा हूँ, क्या है कि अंकुरित परागकण को ही किस नाम से जानते हैं, नर युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है मुख्य रूप से दो चरणों में होता है, एक तो परागण पूर्व है, एक होता है परागण पश्चिम। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा भी, परागण पूर्व है। परागण पूर्व की अपन बात करते हैं तो क्या होता है परागण पूर्व है, तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। उस समसूत्री विभाजन होने से दो असमान केंद्रों का निर्माण होता है, जिसमें एक बड़ा केंद्रक बनता है, एक छोटा केंद्रक बनता है। बड़े केंद्र को काय केंद्रक बोलते हैं, छोटे जो केंद्रक होता है उसको जनन केंद्र के नाम से जानते हैं। वो बात की थी। उसके बाद उसके मध्य कोशिका भित्ति बन जाती है। कोशिका भित्ति बन जाने के कारण, कोशिका भित्ति बन जाने के कारण दो असमान कोशिका बनती है, एक बड़ी काय कोशिका, वो छोटी कौन सी होती है, जनन कोशिका। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा था कौन सा, परागण पश्य। कौन सा था, परागण पश्य था। परागण पश्य में हम लिखा था कि परागण के बाद परागण, परागण के बाद परागण, परागण के सॉरी परागण के बाद परागण वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहां से पोषक पदार्थों को ग्रहण कर देते हैं, वो ग्रहण करने के बाद क्या होता है, फूल जाते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है कि जो अंतःचोल होती है वो किसी भी जनन छिद्र से निकलकर, अंतःचोल होती है वो किसी भी जनन छिद्र से निकलकर इसका निर्माण करती हुई पराग नलिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, इसके बाद जो पराग नलिका का जो निर्माण हो रहा है उसमें एक तो होती है कौन सी, जनन कोशिका होती है, एक कौन सी होती है काय कोशिका। एक तो जनन कोशिका होती है और दूसरी कौन सी होती है काय कोशिका। जनन कोशिका में दो नर युग्म बनते हैं, लेकिन जो काय कोशिका होती है वो क्या हो जाती है, बाद में नेक्स्ट हो जाती है। यह था भाई नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो आशा करता हूँ कि जो पॉइंट था नर युग्मकोद्भिद का विकास वो समझ में आ गया होगा। नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब बात करते हैं परागकणों की अंकुरण क्षमता, परागकणों की अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता, अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता, परागकणों की अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता। अब परागकणों के अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता होती क्या है कि जो परागकण है,
जो परागकण है उस परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद यदि अंकुरण की क्षमता बनी रहती है तो उसको बोलते हैं अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता। देखो, यदि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद यदि अंकुरण की क्षमता बनी रहे बनी रहती है तो इसे अंकुरण क्षमता कहते हैं या जीवन क्षमता कहते हैं, अंकुरण क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता किससे कहते हैं कि जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में यदि अंकुरण की क्षमता बनी रहे उसको किस नाम से जानते हैं भाई, अंकुरण क्षमता के नाम से, या किस नाम से जानते हैं भाई, जीवन क्षमता के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो परागकण है उस परागकणों को किस माध्यम में रखा जाता है, तो परागकणों को द्रव नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री होता है उस पर रखा जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, शीत संरक्षण के नाम से या क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। जो परागकण है परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री। परागकणों का द्रव नाइट्रोजन में रखना शीत संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। परागकणों को किस माध्यम में रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, -196 डिग्री पर, क्या बोलते हैं, शीत संरक्षण के नाम से, या किस नाम से, तो किस नाम से जानते हैं भाई, क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ अनाज, इसके बाद अपन बात करें कुछ जो अनाज, जैसे अपन बात कर सकते हैं भाई गेहूं है, इसके बाद जो धान वगैरह है वो उसमें क्या होता है भाई, कुछ अनाज में अंकुरण की जो क्षमता है वो 30 मिनट में, अंकुरण की क्षमता 30 मिनट में, जबकि रोजेसी, जैसे इसके अलावा रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, आदि में अंकुरण की क्षमता कई महीनों बाद होती है, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना कि जो कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे धान है, चावल है, उसमें जो अंकुरण की क्षमता है वो 30 मिनट में अंकुरित होना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें 3 से 4 महीने या कुछ महीने भी लग जाते हैं। कौन से कुल के पादप हैं, तो ये भाई रोजेसी है, सोलेनेसी है, इसके अलावा लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप है उसमें, ठीक है। इसके अलावा जो परागकण है वो पोषण से भरपूर होते हैं, परागकण होते हैं वो भाई पोषण से भरपूर होते हैं, परागकण है वो पोषण से क्या होते हैं भाई, भरपूर होते हैं, जिसका उपयोग कौन करते हैं भाई, खिलाड़ी वगैरह करते हैं, किस रूप में, गोलियों के रूप में, या अपन बोल सकते हैं जो सिरप वगैरह है इनके रूप में इसका क्या होता है भाई, उपयोग करते हैं। उसके बाद जो परागकण है उसको किस में रखा जाता है भाई, परागकणों को तो भाई पराग बैंक में, परागकणों को पराग बैंक में, तथा शुक्राणुओं को स्पर्म बैंक में रखा जाता है, स्पर्म बैंक में रखा जाता है, ठीक है। परागकणों को तो किसमें भी पराग बैंक में रखा जाता है, और जो शुक्राणु है उसको किसमें भी स्पर्म बैंक में रखा जाता है। क्यों कि जो पराग बैंक में जो परागकण क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये फसल प्रजनन में सहायता प्रदान करते हैं, किसमें भी फसल प्रजनन में सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन शुक्राणु किसमें
भाई स्पर्म बैंक में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जंतु प्रजनन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जंतु प्रजनन में सहायता करते हैं। ठीक है, परागकणों को पराग बैंक में तथा शुक्राणु को स्पर्म बैंक में रखते हैं। ठीक है, परागकणों को पराग बैंक में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका उपयोग है वो फसल प्रजनन में होता है। और शुक्राणु को स्पर्म बैंक में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका उपयोग जंतु प्रजनन में होता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे है कि भारत में आयातित जिसका नाम है पार्थेनियम घास, और पार्थेनियम घास को बोलते हैं गाजर घास के नाम से या कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं, इसके बाद जो जवार वगैरह होती हैं वो मनुष्य में सांस वेदना या एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं, पराग एलर्जी के नाम से। देखो भाई, भारत में आयातित पार्थेनियम पार्थेनियम भारत में आयातित पार्थेनियम घास, जिसको क्या बोलते हैं, गाजर घास या कांग्रेस घास गाजर घास या कौन सा भी कांग्रेस घास। इसके अलावा जवार आदि मनुष्य में एलर्जी या सौष्णी वेदना उत्पन्न करते हैं, जिसे पराग एलर्जी कहते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पराग एलर्जी क्या है, तो बता देना कि भारत में आयातित पार्थेनियम घास, जिसको गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं, इसके अलावा जवार है, ये क्या करते हैं, मनुष्य में सौष्णी वेदना या क्या करते हैं भाई, एलर्जी वगैरह उत्पन्न करते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं भाई, पराग एलर्जी के नाम से जानते हैं। एक होता है एक टॉपिक और इसमें कि कीट परागित पादपों के ऊपर कीट परागित पादपों पर एक तेलीय परत पाई जाती है। कीट परागित पादपों के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे पोलन कीट कहते हैं। ठीक है, तो पोलन कीट क्या है कि कीट परागित पादपों के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे किस नाम से जानते हैं भाई, पोलन कीट के नाम से जानते हैं। ये किससे सुरक्षा करती है, जो यूवी अल्ट्रा और जो किरणें हैं उससे क्या करती है भाई, सुरक्षा यूवी से क्या करती है भाई, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये था भी कौन सा, परागकणों की अंकुरण क्षमता। ठीक है, तो अंकुरण क्षमता क्या होती है, तो सबसे पहले हमने इसकी क्या लिखी थी, डेफिनेशन क्या है कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद यदि अंकुरण की क्षमता बनी रहती है, उसको किस नाम से, अंकुरण क्षमता के नाम से या किस नाम से जानते हैं भाई, जीवन क्षमता के नाम से। दूसरा हमने पॉइंट लिखा था कि जो परागकण है उस परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित करना क्या कहलाता है, तो शीत संरक्षण कहलाता है या क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कहा था कि कुछ अनाज जिससे धान हो गया, इसके अलावा गेहूं वगैरह हो गया, उसमें जो अंकुरण की क्षमता है वो 30 मिनट में होती है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलेनेसी है, उसमें जो अंकुरण की क्षमता है वो कुछ महीने वगैरह लग जाती हैं, ये लिखा था। उसके बाद हमने लिखा था कि भारत में आयातित पार्थेनियम घास, जिसको गाजर घास के नाम से जानते हैं या कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं, इसके अलावा और भी जवार वगैरह है, ये क्या करते हैं भाई, मनुष्य में एलर्जी और क्या करते हैं भाई, सांस में वेदना उत्पन्न करते हैं, जिसे किसान जानते हैं
पराग एलर्जी के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पॉइंट लिखा था कि जो परागकण होते हैं वो पोषण से क्या होते हैं भाई, भरपूर होते हैं। जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं भाई, पोषण से भरपूर होते हैं, जिसका उपयोग कौन करते हैं, खिलाड़ी वगैरह है, ठीक है, वो उनका उपयोग करते हैं। किसके रूप में, तो वो भाई गोलियों के रूप में या सिरप के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में लिखा था कि जो परागकण है उस परागकणों को तो किस में रखते हैं, पराग बैंक में रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, फसल प्रजनन में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा जो शुक्राणु है उसको स्पर्म बैंक में रखते हैं। क्यों रखते हैं, जंतु प्रजनन के लिए। किसके भाई, जंतु प्रजनन के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट कौन है भाई, कि वो पोलन कीट की परिभाषा लिखी है। तो क्या है कि अनेक कीट परागित पादपों के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे किस नाम से जानते हैं भाई, पोलन कीट के नाम से जानते हैं। जो क्या करता भाई, पोलन कीट होता है वो क्या करता भाई, जो यूवी है उनसे क्या करता भाई, सुरक्षा वगैरह प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी आज का एक टॉपिक था। तो मेरे हिसाब से भी सबके समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाकी पढ़ेंगे भी कल।